हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इस समय एसएससी की एमटीएस 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 5 सितंबर का शिफ्ट 3। तो 5 सितंबर का शिफ्ट 3 का मतलब होगा आज हमारा 9th सेट। 1 सितंबर 4 सितंबर दोनों हो चुका है, 6 सेट उधर हो गए। 5 सितंबर के फर्स्ट सेकंड में 2 शिफ्ट हो गए तो 8 हो गया। आज तीसरा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 सेट हो जाएंगे। तो आप लोगों में सभी लोगों ने तो ये 8 सेट लगा ही लिए होंगे। जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अब समझ लीजिए कि 8 सेट इसके पहले किए हैं। अच्छा, केवल यही 8 नहीं बल्कि 2022 में जो मई में हुआ था वो हमने करा दिया था, जून वाला नहीं करा पाए थे किसी कारणवश, और 2021 वाला हम पूरा का पूरा करा चुके हैं। ठीक है, तो 2021 हो चुका है, 22 का आधा हो चुका है, 23 का ये पूरा सेशन चल ही रहा है, इसको पूरा करा कर ही छोड़ेंगे। अच्छा, एमटीएस के अलावा सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, इन सब का भी पेपर कराया है। सबका 2022 से 2023 पूरा का पूरा हो चुका है। आप लोग अगर सीएचएसएल दे रहे हैं तो भी सीजीएल स्टेनो एमटीएस लगाइए, एमटीएस दे रहे हैं तो भी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो और सीपीओ वाला लगाइए। क्वेश्चन सारे के सारे लगाइए, मैंने सारे कराए हैं। मुझे आइडिया है कि वो कैब इसकी उसमें उसकी उसमें, एडीएम तो मुझे लगता है सब में एक ही जैसे पूछे जाते हैं, साइनोनिम एंटोनिम एक ही जैसे पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ग्रामर वगैरह सब में लेवल एक ही होता है, खाली 19-20 का फ़र्क होता है। तो आपके पास बहुत सारा कुछ है डिस्कशन करने के लिए, और हर वीडियो के साथ में पीडीएफ लगा हुआ है। इस वीडियो के साथ भी पीडीएफ लगा हुआ है। आई होप कि आपने पीडीएफ पहले सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जो लोग आज हमारे साथ पहली बार हैं उनको नहीं पता होगा कि पीडीएफ हमको पहले सॉल्व करना था। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक का पीडीएफ दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। उसको ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ दोपहर में आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाया करेगा। आप पहले पीडीएफ सॉल्व करिए, फिर हमारे साथ डिस्कशन करिए। तो आई होप कि आपने पीडीएफ सॉल्व किया होगा। चलिए डिस्कशन करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका एरर से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है आई विल। आई में एरर नहीं है, जितना अंडरलाइन किया हुआ है केवल इतना है। 4 पार्ट में है, एक विल गोइंग अंडर किया है, एक ऑन को अंडर किया है, एक एन ऑफिशियल टूर को किया है, एक नेक्स्ट वीक को किया है। तो आई विल गोइंग, बेटा देखो विल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगती है। विल के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। तो विल गोइंग नहीं होगा, आई विल गो होगा, या आई विल बी गोइंग कर दो तब भी हो सकता है। फ्यूचर के प्लान के लिए हम विल बी गोइंग, फ्यूचर के प्लान के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगता है फ्यूचर प्लान के लिए। तो फिलहाल आपका इनकरेक्ट आंसर है कौन सा? थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? इसमें आपको करना है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है जो अंडरलाइन वर्ड है। टूडेज लेक्चर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई ब्रेन। तो प्रोफाउंड की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है एक्चुअली PROFOUN और D, ये होता है प्रोफाउंड। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये प्री लगा हुआ है, ये D नहीं लिखा है इसमें, और ये लिखा है PRU लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है प्रोफाउंड। ठीक है, तो ये चौथा वाला आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगी। रम्याज शूज और पॉलिश बाय हर ग्रैंड डॉटर सॉरी, ठीक है। तो लिखा है इज एम आर। देखो इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लग सकती है? इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कि सेकेंड फॉर्म लगती है कि थर्ड फॉर्म लगती है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है? ठीक है, तो इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म किसी कीमत पर नहीं लग सकती। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और आईएनजी फॉर्म लगती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। अब यहाँ की रम्या के शूज किसने पॉलिश किए? उसकी ग्रैंड डॉटर ने किए, उसकी ग्रैंड डॉटर ने। देखो बाई के साथ हर ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस होने का मतलब पॉलिश की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, पॉलिश्ड होता तब होता। रम्याज शूज आर पॉलिश्ड बाय हर ग्रैंड डॉटर, तो आर पॉलिश्ड होना चाहिए था। यहाँ पे कौन सा है? ये आर पॉलिश्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, शूज के साथ इज नहीं लगेगा। हैड पॉलिश्ड क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पॉलिशेज एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस यहाँ लगेगी नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका एरर का, ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। अब देखियो लिखा हुआ है कि सम प्राइवेट बैंक्स, यहाँ तक तो ठीक है। पे देयर एम्प्लॉयज़, यहाँ भी ठीक है। गुड, अब देखो गुड क्या है ना, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, किसी ना किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन के बाद में आए चाहे पहले आए। जबकि ये गुड लगा किसके लिए है, पे के लिए लगा है। और पे क्या है, पे है हमारी वर्ब, ठीक है। ये पे क्या है, वर्ब है। तो भैया देखो, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम एडवर्ब लगाते हैं। तो एडवर्ब का क्या होगा यहाँ पे, गुडली तो होगा नहीं, गुडली नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर अमाउंट की बात करें तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे, मच लगना चाहिए। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज मच। या फिर अच्छे से पे करते हैं तो इसके लिए आप क्या लगा दोगे, वेल लगा दोगे। तो अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होगा तो मच लगाओगे, और मैनर ऑफ पेमेंट करना होगा तो वेल लगाओगे। फिलहाल गुड किसी कीमत पर नहीं लगेगा, तो दिस इज इनकरेक्ट। चलिए समझ गए ना, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। यहाँ करना है आपको एरर निकालनी है। एरर एक पार्ट दिया है, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड, ठीक है, बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s। तो दो टाइम दिया हुआ है, 1980 दिया है और 2000 दिया है, तो बिटवीन भी ठीक है। अ वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस, तो अ वर्ड नहीं यूज किया जाता है। दुनिया के लिए क्या यूज किया जाता है, द वर्ल्ड। क्या लिखा जाएगा, द वर्ल्ड, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ है अ वर्ल्ड, ये अ गलत हो गया, यहाँ पे द लगना चाहिए था। आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि कौन सा सेंटेंस है। देखो इसमें स्पेलिंग एरर का मैटर है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इसमें स्पेलिंग एरर है। ढूंढ लो कहाँ कहाँ स्पेलिंग एरर है और बताना है कि किस में उसको सही किया गया है। तो लेट अस अप्रिसिएट, अप्रिसिएट की स्पेलिंग गलत है, APPRE होता है। क्या होता है, APPRE। सपोर्ट में SUPPOR ठीक है, ये कंट्रीब्यूट भी ठीक है। और माइट, प्रमोशनल, ये भी ठीक है। एफर्ट्स भी ठीक है, कम्युनिटी भी ठीक है और डायरेक्शन भी ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर लेट अस अप्रिशिएट। यहाँ अप्रिशिएट तो ठीक लिखा है, लेकिन सपोर्ट में P लगना चाहिए, गलत हो गया। अब इसमें आ जाओ, दूसरे वाले में तो अप्रिशिएट की ही स्पेलिंग गलत है, ये भी गया। अब इसमें देख लो लेटेस्ट में अप्रिशिएट की भी स्पेलिंग सही है, ठीक है, अप्रिशिएट सही है, APPRECIATE ये होता है। तो अप्रिशिएट सही है, सपोर्ट भी सही है, कंट्रीब्यूट भी सही है, माइट भी सही है, प्रमोशनल भी सही है, एफर्ट्स भी सही है, कम्युनिटी भी सही है, डायरेक्शन भी सही है। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, ये तीसरा वाला सही हो गया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ तो ये देखो अप्रिशिएट गलत हो गया, तो तीसरा वाला ही फाइनली हमारा आंसर हुआ। आगे आ जाओ 7 नंबर पे। 7 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, एलिजेंट का। एलिजेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। किस सेंस में आता है, गुड और ब्यूटीफुल के सेंस में ये यूज किया जाता है, ठीक, ब्यूटीफुल या गुड के सेंस में यूज किया जाता है। ऑप्शन ले लो, अगली अपोजिट हो जाएगा, माइटी पावरफुल हो जाएगा, नॉट रिलेटेड, टॉल मतलब ऊंचा लंबा हो जाएगा, नॉट रिलेटेड, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो ये लग गया आपका चौथा वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, अगला। अगले में देखो यहाँ फिर से एरर निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, सेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स। सेली, PB सेली और जॉन कीट्स क्या है, ग्रेट राइटर्स हैं, बहुत महान। बट आई प्रिफर द लास्ट, लेकिन मैं लास्ट वाले को प्रिफर करता हूँ। लास्ट में कौन आ जाते हैं, 2 नंबर में, 2 में कीट्स आ जाते हैं। देखो गलती है कि ये लास्ट नहीं होगा, इसकी जगह पर लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब ये समझो कि मैटर क्या है। जब हम पहले 2 लोगों का नाम लेते हैं, सेली एंड कीट्स का नाम लेते हैं, और हम इनके लिए फार्मर या लेटर यूज करते हैं, तो सेली जिनका नाम पहले आया है, क्रम में 2 लोगों को क्रम में लिखा जाए तो जिनका नाम पहले आता है उसको हम क्या लगाते हैं, फार्मर, और जिसका नाम बाद में आता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लेटर, LATTER, ये हम लोग यूज करते हैं लेटर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट भी यूज करते हैं, लेकिन अगर जो नाम गिनाए गए हैं वो 2 से ज़्यादा होते, मान लो लिखा होता है सेली, कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, 3 नाम हो जाते, तब लास्ट लगा सकते। तो अगर केवल 2 नाम होंगे तो फार्मर या लेटर लगेगा, ठीक है। तो ये लेटर ये जो लास्ट लिखा है ये गलत हो गया, आपका चौथा वाला आंसर हुआ। आगे चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक इडियम है, उसकी मीनिंग बतानी है, टू गेट कोल्ड फीट। तो टू गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब होगा? रन फॉर लाइफ, ये टू गेट कोल्ड फीट का मतलब ना डर जाना। तो रन फॉर लाइफ या फॉल सिक या टू बी एफ्रेड, ये हो गया डर जाना। टू गेट कोल्ड फीट मतलब जब हम डर जाते हैं तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वही इन्होंने कहा। 10 नंबर पे आओ, 10 नंबर पे खाली जगह भरना है। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, एक इडियम लगाना है यहाँ पर। सिचुएशन देखो, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, मुझे नहीं लगता कि बारिश में आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ डैश, क्योंकि ये बारिश बहुत मूसलाधार हो रही है। बहुत तेज़ बारिश होने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। क्या होगा? इट रेन्स, पहले तो रेनिंग दे लो, स्टार्मिंग होना नहीं है, तो यहाँ होगा इट। अब यहाँ लिखा रेनिंग कैट्स एंड पपीज, होगा नहीं, कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ स्टार्मिंग हो गया, रेनिंग, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट रेन ऑन, ऑन नहीं लगता इसके साथ में, क्या लगता है? इट रेनिंग, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही खाली जगह भरने के लिए, और इसमें आपको ना सही स्पेलिंग वाला लगाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिस्कशन, द टीम हैड अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर अल्बर्ट। तो डिस्कशन की स्पेलिंग क्या होती है? देखो, DIS होगा, पहले ये होगा, फिर CUSS होगा, फिर इसमें ION होगा। तो पहले निकालो, डिस्कशन में K नहीं होता, DIS CUSS ION, ये ठीक है। यहाँ DES दिया हुआ है, नहीं होगा, यहाँ पे S सिंगल दिया है, नहीं होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये 12th में क्या करना है, एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। जैसे कहीं पर 2-3 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है सब अपरिचित हो, अनजान हो एक दूसरे से, अब जो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एक आदमी बातचीत की शुरुआत कर देता है, मतलब कोई किसी की हालचाल पूछ लिया और बातचीत शुरू हो जाती है, तो इनिशिएट वही होता है ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना। पहला है टू से समथिंग दैट मेक्स स्ट्रेंजर्स अनकंफर्टेबल, नहीं है। टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल, ये हो जाता है, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, बीच में टेंशन नहीं रहेगी, बातचीत करने लगेंगे। अब तीसरे में है टू से समथिंग दैट मेक पीपल एक्साइटेड, एक्साइटेड होना नहीं है, और समथिंग मीन पीपल इन अ ग्रुप, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये दूसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आपको क्या बताना है? 1 वर्ड बताना है। स्टेटमेंट लो, अ पर्सन हु इज़ नोन फॉर हिज हेट्रेड टुवर्ड्स द इंटायर मैनकाइंड, यहाँ लिखा है हेट्रेड और यहाँ लिखा है मैनकाइंड। हेट्रेड के इसके लिए लगता है, हेट्रेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीसो, और मैनकाइंड के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंथ्रोप यूज करते हैं। ठीक है, ये बात मैं इसके पहले भी न जाने कितनी बार बता चुका हूँ, दोनों मिला दो मिसएंथ्रोप हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? बैंकरप्ट हो जाता है। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो आदमी अपना लोन वगैरह चुका पाने में असमर्थ होता है, उसके पास इतनी एसेट्स नहीं होती, उसको इंसॉल्वेंट कह दिया जाता है। कोई कंपनी होती है तो बैंकरप्ट हो जाती है, और पर्सन होता है तो इंसॉल्वेंट कहा जाता है, दोनों का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? मर्सिनरी का मतलब किराए का, भाड़े का, हायर्ड होता है। ठीक है, कोई आदमी जो हायर्ड होता है, जैसे मान लो कुछ लोग मर्डर करने के लिए लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, जैसे रैली वगैरह में भी लोग हायर कर लेते हैं, तो ये किराए के लोग होते हैं, हायर्ड होते हैं, पैसे पे काम करते हैं। फिलोलॉजी, फिलोगाइनिस्ट, देखो गाइन जो वर्ड होता है स्त्री के लिए लगता है, वुमेन के लिए, और फिलो किसके लिए लगता है? लव के लिए। तो फिलो है लव के लिए और गाइन है वुमेन के लिए, मतलब ये ऐसा आदमी होता है जो महिलाओं से प्रेम करता है, उनके भले के बारे में सोचता है, महिला प्रेमी कह सकते हो, नारी प्रेमी। तो आपका आंसर मिसएंथ्रोप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में एक इडियम दिया हुआ है, बताना है इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। लिखा है टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है टेम्पर, गुस्से के लिए यूज़ किया जाता है। तो कीप वंस टेम्पर का मतलब अपने गुस्से को काबू में रखो, सेल्फ कंट्रोल रख लो, अपने आप को कूल डाउन रखो। चलिए, टू मीट विद डिजास्टर नहीं होगा, टू बिकम इम्पेशेंट अपोजिट हो जाएगा, टू रिमेन काम मतलब धैर्य रखो, रिमेन काम एकदम अपने माइंड को काम कूल डाउन बनाए रखना। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एंग्री होना नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा किस चीज़ से है, देखो दैट कैन सब्सटीट्यूट, और अंडरलाइन किया है किसको? केवल ईट को अंडरलाइन किया हुआ है। द फूड वॉज टू साल्टी,
मतलब कुछ खाना बना था, उसमें नमक इतना ज़्यादा था टू ईट दिस मॉर्निंग। तो आपको याद होगा टू के साथ टू वाला कम्बिनेशन। टू के बाद हम कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इफेक्ट के लिए। देखो भोजन इतना साल्टी था कि इसको खाया नहीं जा सका, ये हो गया। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, तो ये वाला लगेगा टू ईट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में एंटोनीम बताना है आपको। किसका एंटोनीम बताना है? अमेजिंग का एंटोनीम बताना है। हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस। यह अमेजिंग अच्छे सेंस में आया है, बहुत बढ़िया एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होगी। अब बाइनरी का मतलब क्या हुआ? बाइनरी का मतलब बाई दो के लिए लगता है ना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो आधार दो बेस की ज़रूरत पड़ती है, उसको बाइनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण सामान्य सा होता है। अच्छा, उसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था, अब ये कह रहे हैं साधारण, तो ये एंटोनीम हो सकता है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? जो आपका अपोनेंट होता है, कहीं कंपटीशन वगैरह में, डिस्कशन वगैरह में जो आपका अपोनेंट होता है, विपक्षी होता है, उसको एडवर्सरी कहते हैं। कोलियरी का मतलब क्या होता है? कोल माइन होता है। कोलियरी क्या हो गया? कोल माइन, कोयले की खान को कहा जाता है कोल माइन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑर्डिनरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 17 पे। तो देखो 17 में आपको साइनोनिम बताना है किसका? डिजाइन का। अच्छा, जब कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो डिज़ाइन करने का मतलब हम उसको मेक कर रहे हैं ना, बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको, पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्ट ना लिखो, सीधे लिखो मैन्युफैक्चर। ठीक, तो डिज़ाइन करना मतलब मैन्युफैक्चर करना। अब देखो बनाने के लिए डिस्ट्रॉय क्या हो जाएगा? एंटोनीम हो जाएगा इसका। और फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेट का मतलब मेक, मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो ये आपका आंसर हो गया। इंस्पेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ की छानबीन करना, और कॉपी मतलब नकल करना। आंसर सेकेंड वाला हुआ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। स्टेटमेंट लिखा है अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर का मतलब क्या हुआ? हम पहले तो बाई लगा दें, और ईयर के लिए क्या लगता है? इनियल यूज किया जाता है, इनियल। तो 2 सालों में एक बार होता है, तो बाई एनियल होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये बाई एनियल हो गया। एनुअल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी घटना जो 1 साल में एक बार होती है, तो हैपनिंग इन 1 ईयर। सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स को कहते हैं, ये 100 ईयर्स हो गया। बाई मंथली का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स इन 1 टाइम इन 2 मंथ्स। कोई घटना जो 2 महीने में एक बार होती है, उसको बाई मंथली कहेंगे। अब ये क्या हो गया? 2 साल में एक बार होने वाला बाई एनियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन वर्ड में आ जाओ। क्या है? अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है? विलाप, मतलब शोक हो जाएगा ना। लेमेंटेशन क्या होता है? जब आप दुख में रोते हैं तो वो होता है विलाप। ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत प्यार करते थे, आपका बहुत करीबी था, प्रिय था, उसकी डेथ होने पर जो विलाप करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्न। विलाप करना, किसी की डेथ पर रोना, मॉर्न होता है। और अगर इस पर कोई पोएम लिख दी जाती है तो क्या होता है? एलेजी कहते हैं उसको। ठीक है, दुख में या किसी की डेथ पर लिखी हुई पोएम को एलेजी कहा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर, एलेजी। सोलिलोक क्या होता है? सोलिलोक ऐसे कहा जाता है जब, जैसे नाटक वगैरह में कुछ कैरेक्टर वगैरह नहीं होते जो खुद से बातें करते हैं। फिल्मों में भी देखा होगा कि हम जो सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, तो वही सोलिलोक होता है। जैसे मैं कहूँ कि अब तेरा क्या होगा यार, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ ना, तो जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ वो लाउड हो जाती है, तो सोलिलोक कहा जाता है। अब एक वर्ड दिया है एपिटफ। एपिटफ का मतलब जानते होता है? समाधि लेख होता है। समाधि लेख क्या होता है? जैसे किसी की कब्र पर उस व्यक्ति के बारे में लिखा होता ना कि ये इतने सन में पैदा हुए थे, इस सन में मरे थे, और ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, उसको समाधि लेख कहते हैं। समथिंग इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव ऑफ अ पर्सन। किसी की कब्र पर जो कुछ लिखा होता है उसको एपिटफ कहा जाता है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ का दुखद अंत होता है, कोई कहानी होती है, कोई मूवी होती है जिसमें लास्ट में हीरो हीरोइन मर जाते हैं, तो वो ट्रेजेडी कही जाती है। फिलहाल आपका आंसर क्या होगा? एलेजी होगा। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या करना है आपको? एरर निकालनी है। देखो एरर क्या है इसमें? जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन द क्लास। ठीक है, जया सेड, ये सेड क्या है बेटा? पास्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा कि जब रिपोर्टिंग पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड का विल किस में बदल जाता है? विल का वुड हो जाता है। ठीक है ना?
दैट लगा है, देखो ये दैट लगा है, इनडायरेक्ट बनाया गया है और रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड का विल वुड हो जाता है। तो गलती किसकी हो गई, ये विल की गलती हो गई। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। अब इसमें क्या करना होता है, देखो एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में 5 खाली जगहें दी हुई हैं। अब इन 5 खाली जगहों के लिए 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, किस जगह पर क्या लगाना है ये आपको सोचना है, लेकिन वो आप तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक पैराग्राफ को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। तो लेट्स फर्स्ट फिनिश, पहले हम इसको पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, लैंग्वेज इज डैश ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जो ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है, हम लोग जो आपस में बातें करते हैं, उसके लिए जो लैंग्वेज है क्या है, तमाम एस्पेक्ट होते हैं। देखो मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनमें लैंग्वेज भी एक है, तो क्या होगा, लैंग्वेज इज वन ऑफ द, इसमें क्या लगाओगे, 4 एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट 2 ऑप्शन नहीं, लैंग्वेज क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है भाषा। या ये वन ऑफ ना कहते, सीधे कह देते इज, लैंग्वेज इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट, सबसे ज़रूरी है, तो ये तब भी सही हो जाता। तो यहाँ क्या लगाओगे, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। आगे लिखा, इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कंटैक्ट एंड डैश आइडियाज़। भाषा की वजह से हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से कनेक्ट करते हैं और अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, जाहिर सी बात आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक पर भी आप लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वाइल मेनी इंडिविजुअल्स ग्रो अप, जब लोग बड़े होते हैं, लर्निंग जस्ट वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा सीख करके, ज़्यादातर लोग तो एक भाषा सीखते हुए बड़े हो जाते हैं, लेकिन देयर आर वेराइटी ऑफ रीजन्स वाई लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल। कई सारे कारण हैं कि आपको एक सेकेंड लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इनहेंस जॉब प्रॉस्पेक्ट और नौकरी पाने की उम्मीद को बढ़ा देता है, फैसिलिटेट ट्रेवल एंड कल्चरल इमर्जन, आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आपको फैसिलिटेट हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के फ़ायदे के। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा कोई वर्ड हमको लेना है। आगे बढ़ जाओ, ये 4 नंबर पे, डैश प्रोफिशिएंसी इन सेकेंड लैंग्वेज। अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मिल जाती है, इज़ एन इवेलुएट इनवैल्यूएबल एसेट, ये एक बेशकीमती प्रॉपर्टी, संपत्ति है आपके लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ, आपके ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सीखना, लर्निंग, कहते हैं कि लर्निंग प्रोफिशिएंसी इन सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा में अगर आप कुशल हैं, प्रोफिशिएंसी है आपकी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एसेट है, ठीक है। आगे लिखा है कि एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आपका। ऑडियो वीडियो मीडियम सच एज, अब देखो यहाँ उदाहरण के लिए सच एज लगा हुआ है, तो हम ये तीसरे नंबर पर भी सच एज लगा सकते हैं अगर सच एज दिया है तो, उदाहरण के लिए। तो ऑडियो वीडियो का यहाँ पर एक उदाहरण देखना है। ऑडियो वीडियो का उदाहरण क्या हो सकता है, मूवी हो सकता है, टीवी हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो पहले के लिए हम लोग भर चुके हैं, हमारा आंसर कौन सा होगा, 3 वाला होगा, वन ऑफ द लगेगा। दूसरे के लिए हम सिचुएशन समझ चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा, एंड डैश आइडियाज़, और हम आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा है शेयरिंग लिखा है, शेयर्ड लिखा है, शेयर लिखा है, शेयर्स लिखा है। अब देखना पड़ेगा हमें कि एंड के पहले क्या लगा हुआ है। इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड शेयर, तो ये लिखा है क्या, कनेक्ट। और कनेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड के बाद भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या यूज करेंगे हम, शेयर यूज करेंगे। यहाँ ग्रामर का मैटर था, वर्ड नहीं, वर्ड 4 के चारों शेयर के ही हैं, वो किस फॉर्म में लगाना था वो देखना था। तो एंड के पहले जिस फॉर्म में वर्ब होगी, एंड के बाद भी उसी फॉर्म में लगाएंगे, ये तो लॉजिक से हो गया। अब थर्ड वाले फिलर के लिए, यानी कि यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल इन्होंने कहा अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव करेगी, इन्हेंस जॉब इन्हेंस करेगी, इस तरह की चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या होगा, देयरफॉर तो लगेगा नहीं ना, हाउएवर लगेगा, और एज इट इज नहीं लगेगा, बल्कि क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लगाइए, या तो सच एज लगाते, तो सच एज नहीं दिया है तो फॉर एग्जांपल लगा देंगे। आगे वाले में आ जाओ 4 नंबर पे, यहाँ हमने कहा था कि प्रोफिशिएंसी इन सेकेंड लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करना,
तो यहाँ पे हमको जीरंड फॉर्म में लगाना है। एक्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, और ये वर्ब में एस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट होता तब लगता, और एक्वायरिंग क्या हो गया, हमें जीरंड फॉर्म चाहिए था ना, ऐसा करना तो हमें क्या चाहिए था, जीरंड चाहिए था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये लगेगा एक्वायरिंग। अब आ जाओ अगला आखिरी फिलर है, ये है 5th नंबर का। यहाँ क्या लगाओगे, सच एज डैश आर अमंग द बेस्ट वेज। सच एज के बाद अब इन्होंने क्या किया, ऑडियो वीडियो के एग्जाम्पल देखो। फिल्म क्या हो गया, ऑडियो वीडियो है, बुक्स ऑडियो वीडियो नहीं है, पॉडकास्ट ऑडियो वीडियो नहीं है, इमेजेस ऑडियो वीडियो नहीं है, तो ये फिल्म ही तो है ऑडियो वीडियो, तो ये फिल्म लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज का जो पेपर था बड़ा ही बैलेंस था, ना बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत इजी भी नहीं था। इडियम्स कई पूछ लिए थे इसमें, और ये क्लोज टेस्ट भी एवरेज ही था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं, बहुत वो भी नहीं। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके। आज हमारा कौन सा था सेट नंबर 8 था। तो मतलब क्या हुआ कि हम करीब 200 क्वेश्चन, करीब क्या पक्का 200 क्वेश्चन MTS के लगा चुके हैं। एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। रात में 10 बजे हम लोग लाइव होते हैं। किसके लिए, आज हमको डिस्कशन करना है बेटा इडियम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज हमको रात में इडियम्स करने हैं, इडियम्स का। और इडियम्स ये जो हम करने जा रहे हैं वो CPO SI का इडियम है। क्लियर, CPO SI का इडियम हम लोग आज रात में डिस्कस करेंगे 10 बजे। जितने भी होंगे, अगर 2 दिन चलेगा तो 2 दिन चलाएंगे, 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो 1 दिन में करेंगे। उम्मीद है आप लोग रात में 10 बजे हमारे साथ जोड़ेंगे एडीएम्स के लिए। आज 2023 में जितने भी एडीएम्स पूछे गए हैं सारे के सारे एग्जाम्स के आज से शुरू होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये सेशन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर मिलते हैं रात में 10 बजे एडीएम्स के लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।